हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और ना ही वो ड्रॉप लेना चाहते बट एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो एमबीबीएस करने के अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो इंडिया से एमबीबीएस करें, सेकेंडली अब्रॉड से एमबीबीएस करें। इंडिया में एमबीबीएस करना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए अपन अब्रॉड को चूज करते हैं। तो अब्रॉड को चूज करते वक्त अपन क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्या अपने लिए जरूरी बातें हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात लिखिए कि वो शुड चूज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, यानी किसे अब्रॉड एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए और किसे नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोन लेके कभी भी अब्रॉड मत जाइए। क्यों मत जाइए, इसका कारण है कि अभी आप जोश में हैं, आप मेंटली फ्री है। वहां जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर आते आते आपका मेंटल बर्डन इतना बढ़ जाएगा, पढ़ाई का बर्डन बढ़ जाएगा। सेकेंडली आपके दिमाग के अंदर हमेशा ये चलेगा कि लोन चुकाना है, लोन 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 लोन। तो बहुत सारी चीजें होती है। सेकेंडली आपके पास फ्लेक्सिबल बजट होना चाहिए। क्या मतलब होता है फ्लेक्सिबल बजट का? मतलब कि आपने किसी काउंसलर से बात की और उसने बोला कि आपका एस्टिमेटेड जो पैसे लगने हैं पूरे जो 5-6 साल का जो कोर्स होगा वो जस्ट सपोज 25 लाख है। उसने क्या किया, हिडन चार्जेस छुपा ली। हिडन बहुत सारी, जैसे फूड हो गया, एकोमोडेशन हो गया, हॉस्टल चार्ज हो गया, ट्रेवलिंग हो गई, बहुत सारी चीजें उसने छुपाई है। तो करीब करीब अपने को 10 लाख रुपए अपने पास इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। भाई किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है, अपने को इमरजेंसी इंडिया भी आना पड़ सकता है। तो आप एस्टिमेटेड जो भी काउंसलर ने बताया उससे 10 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। ठीक है, ये एक सेक्शन की बात होगी। अब जो कॉमन मिस्टेक्स अपन करते हैं, सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक है वो कॉलेज और कंट्री सिलेक्शन के टाइम करते हैं। कौन सी कंट्री के अंदर अपने को जाना चाहिए, कंट्री कैसे सेलेक्ट करते हैं और कौन सी कॉलेज अपने लिए बढ़िया रहेगी। ठीक है, उन सब की चीज मतलब इसके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद उसकी ऑफिशियल्स रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एफएमजी पासिंग रेशियो। किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कंट्री का एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भाई अल्टीमेट अपने को इंडिया आना है और एफएमजी क्लियर करना है। तो जैसे एफएमजी पासिंग रेशियो के बारे में बात करें तो सबसे बढ़िया जो पासिंग रेशियो अभी फिलहाल है ना, तो जैसे मॉरिशस हो गया एक, तो सेकंड जैसे हो गया नेपाल, और थर्ड हो गया जैसे बांग्लादेश। इन कंट्री का क्या है पासिंग, एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, बहुत बढ़िया है। तो अपने को मोस्ट जो पॉसिबल जो हाँ अपने को एडमिशन लेना चाहिए वो ये 3 कंट्री है। क्यों अपने को अल्टीमेट इंडिया आके क्या करना है, एफएमजी पास करना है। ठीक, तो क्या सर दूसरी कंट्री के अंदर एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? पहली बात तो बच्चा ही पढ़ने वाला हो तब तो रहना ही ऑब्वियस। सेकेंडली जो क्यों होता है उसका कारण बताता हूँ मैं ना, कि वहाँ क्या होता है, जैसे एफएमजी की स्पेशल कोचिंग्स चलती है, कोचिंग चलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ फीस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। फ्री में आपको कोई सेवाएं नहीं देता, तो इसीलिए दूसरी कंट्री का भी पासिंग रेशियो अच्छा रहता है। लेकिन उसके पीछे हिडन रीजंस होते हैं। वो क्या है रीजन है कि एक तो स्टूडेंट अच्छा हो, सेकेंडली है कि एफएमजी की वहाँ क्या चलती हो, कोचिंग चलती हो। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट हर स्टूडेंट जो गलती करता है अक्सर वो है वीजा प्रोसेस। वीजा प्रोसेस में क्या गलती करता है, जैसे किसी कंट्री का वीजा लगने में मान लो कि 6 महीने लग जाते हैं और अपना सेमेस्टर मान लो कि नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है, तो अपन तो पीछे रह गए ना। तो इन सब चीजों के बारे में अपने को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अपन ने बात की थी ना कि कॉलेज और कंट्री सिलेक्शन के अंदर अक्सर बच्चा गलती करता है। कौन कौन सी गलती है और कौन सी गलती अपने को नहीं करनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। और कैसे कॉलेज सेलेक्ट करें उसके बारे में बात करते हैं। तो हाउ टू चूज द बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस, तो उसके लिए है कि नेशनल मेडिकल ऑफ काउंसलिंग की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सी गाइडलाइन है, एनएमसी कौन कौन सी गाइडलाइन है, उनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। जैसे एनएमसी की पहली गाइडलाइन है कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, सेकंड है सिंगल कंट्री रूल, थर्ड है मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन, और फोर्थ है 1 ईयर इंटर्नशिप, और फिफ्थ है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। क्या मतलब होता है एक एक करके देखते हैं। एनएमसी की 5 गाइडलाइन है, वो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी चाहिए जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं करती और अगर आप वहां से एमबीबीएस करते हो तो क्या नुकसान है, आपको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस की परमिशन नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें आप। तो सबसे पहली गाइडलाइन है कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम। क्या मतलब हुआ कि एंटायर कोर्सेज, ऑल मेडिकल टेक्स्ट बुक एंड ऑल फाइनल एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड फुली इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ कि एमबीबीएस का आपका जो कोर्स है, जो मेडिकल की सारी जो टेक्स्ट बुक्स है और आपके जो एग्जाम होने हैं, सारे क्या होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम होने चाहिए। दूसरा है कि सिंगल कंट्री रूल। सिंगल कंट्री रूल मतलब आप जैसे कजाकिस्तान गए और वहाँ की किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया एमबीबीएस के लिए, तो आप कंट्री नहीं बदल सकते, इवन आप यूनिवर्सिटी भी नहीं बदल सकते। एक बार अगर एडमिशन ले लिया तो आपको पूरे जो 5 या जो 6 साल का कोर्स रहता है, पूरे साल आपको वहाँ रहना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नोट सॉरी ट्रांसफर नॉट अलाउड, यानी कि आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। और जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिमम कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए 54 मंथ।
54 मंथ्स, 54 मंथ्स यानी 4.5 साल। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स बाहर जाते, बाहर से एमबीबीएस की डिग्री करते, इंडिया में आते और इंडिया में इंटर्नशिप करते। अब एनएमसी ने क्या कहा है कि आप इंटर्नशिप 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है वो भी बाहर करेंगे और उसके साथ साथ वहां से आपको लाइसेंस भी मिलना चाहिए प्रैक्टिस का। तो 1 साल की जो इंटर्नशिप है वो भी जरूरी है और आपको लाइसेंस भी मिलना चाहिए उस यूनिवर्सिटी से। तो एनएमसी की जो 5 गाइडलाइन है वो फुलफिल होनी चाहिए, ये आप दिमाग के अंदर छाप लेना। अब कौन कौन सी कंट्री है जिसकी यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो करती है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे रशिया है, तो रशिया के अंदर 5 गाइडलाइन फॉलो होती है, बट आपको लाइसेंस लेने के लिए वहाँ की रशियन लैंग्वेज के अंदर पेपर देना होता है और रशियन लैंग्वेज के लिए 5 साल आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम आपको धीरे 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 सिखा दिया जाता है। तो रशियन मतलब रशिया से आप अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको कोई इश्यू होने वाला नहीं है। बस उसका पेपर क्या होगा, रशियन लैंग्वेज के अंदर होगा, जो आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको सिखा दी जाएगी। उसके बाद कजाकिस्तान में भी कोई दिक्कत नहीं है, उज्बेकिस्तान में भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, 5 गाइडलाइन फॉलो होती है। अब जॉर्जिया और यूरोपियन कंट्री जैसे पोलैंड हो गया, इटली हो गया और हंगरी हो गया, इन कंट्रीज के अंदर क्या है, और जॉर्जिया, इनमें लाइसेंस कब मिलता है, आप यूजी कर लो फिर पीजी कर लो। 6 साल की यूजी हो गई, 2 साल की पीजी हो गई, तो आपको 8 साल बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद आपको क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें यूरोपियन कंट्री में। और यूरोपियन कंट्री की फीस भी क्या रहती है, बहुत हाई रहती है। तो यूरोपियन कंट्री में जो जाना चाहते हैं तो ध्यान रहे आपके पास भर भर के क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं चाइना के बारे में, है ना। तो चाइना में भी कोई इशू नहीं है, सारे के सारे एनएमसी की जो 5 गाइडलाइन है वो सबको फॉलो करती है। बट एक इशू है, इसके अंदर भी लाइसेंस के लिए आपको चाइनीज के अंदर पेपर देना होता है। चाइनीज लैंग्वेज थोड़ी टपर साइड रहती है क्योंकि उसमें भी लेवल होते हैं ना, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। तो हायर लेवल की जो चाइनीज होगी उसके अंदर आपको पेपर देना होगा। अगर फिर भी आप क्यूरियस है और आपके अंदर पोटेंशियल लगता है तो फिर आप आराम से कर सकते हो। बस ये इसका बैक पॉइंट जो मैंने बता दिया। आप अर्मेनिया से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के, तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो। नेपाल में कोई इशू नहीं है, रोमानिया में भी आप आराम से कर सकते हो। बट फिलीपींस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनमें क्या होता है, जैसे 4 साल का ही कोर्स होता है, तो ये एनएमसी की गाइडलाइन में नहीं आता ना। तो इसके बारे में अगर कोई फिलीपींस जाना चाहता है तो एक बार ये जरूर चेक कर ले कि यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड है कि नहीं। उसके बाद ईरान से आप कर सकते हो और लास्ट में लिखा है यूक्रेन। तो यूक्रेन अभी वॉर का समय चल रहा है, तो एक बार यूक्रेन को मैं पर्सनली यही कहता हूँ कि आप अवॉइड करें। अभी तक अपन जान चुके थे कि अपने को कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए जो एनएमसी अप्रूव्ड हो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं। उसके लिए कंपटीशन की टीम ने आपके लिए बहुत शानदार, बहुत सॉलिड वेबसाइट तैयार की है, जिसके द्वारा आप ये चीज जान सकते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या, सारी डिटेल्स आप जान सकते हो। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप नीचे जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, सर्च फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज। ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज दिखा रखी है और यहाँ दिखा रखा यूक्रेन और लिख रखा हाई रिस्क 2026। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार यूक्रेन में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, वहां जाके एमबीबीएस करना अपने लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी वार की सिचुएशन चल रही है। अब जैसे एक बात करते हैं अपन, जैसे किसी कंट्री का देख लेते हैं अपन, कजाकिस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज है। जैसे ही अपन यहाँ कजाकिस्तान क्लिक करते हैं तो उसकी सारी यूनिवर्सिटी जो लिस्टेड है वो यहाँ आ जाएगी। जैसे सबसे पहले आ रही है काजनामू। अब इस काजनामू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपने को सारी अगर डिटेल्स चाहिए तो अपने को क्या करना है, इसकी ऑफिशियल साइट्स पे जाना है और यहाँ जाके सारे डिटेल्स अपन देख सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और पता कीजिए अपने कॉलेज के बारे में कि एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं, उसके बाद ही एडमिशन ले। धन्यवाद।